Hello, welcome back to the class. We will start in another 1 minute. Let others also join. In the meantime, please switch on your cameras. Dipanshi, Rishu, Sonali, please switch on your cameras, beta. Sonali, Dipanshi. Dipanshi and Sonali, please switch on your cameras. ऋषु अपने कैमरे को ऑन रखिए, बार बार ऑन ऑफ मत करिए. And others, please switch on your cameras. Udharve, Sonali, Dipanshi. Please switch on your cameras. Mahavish, camera on करिए बेटा. Please switch on your cameras quickly, then we will start as soon as you switch on your cameras. कीर्ति, दीपांशी, सोनाली, उधरवे, अपने कैमरास ऑन करिए बेटा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. बेटा जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो ऑन कर लें, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा कुछ टाइम के लिए. उसके बाद अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आप रिमूव हो जाएंगे. Dipanshi, Sonali, उधरवे, आप करिए ऑन. I'll start because it's a pretty long chapter. So इसके रिवीजन में भी हमें समय लगेगा, राइट? तो जब हमारा लास्ट सेशन कंप्लीट हुआ उस समय वी वर टॉकिंग अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ये जो है ये कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर में है फिजिक्स के, ठीक है. उसका स्वरूप बदलता रहता है लेकिन ये कॉन्सेप्ट रहता है. तो वेव्स के केस में इसका क्या मतलब है सुपरपोजिशन का? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, पॉइंट एक होना चाहिए, वहां पे वेव्स आ रहे हैं चाहे कहीं से भी आए. यहां से एक वेव आया, ठीक है, यहां से एक वेव आया इस पॉइंट पे, एक वेव इस डायरेक्शन से आ जाए, चाहे कोई किस डायरेक्शन से आ रहा है कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना. ये सब वेव्स जब इस पॉइंट पे आएंगे तो उस समय जो इनका उस समय वैल्यू है, यानी कि वेक्टोरियली ये ऐड होंगे. वेक्टर का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे वेक्टर का मतलब है जो फेजर वाला वेक्टर होता है, ठीक है. तो ये वेक्टर का मतलब ये नहीं है कि ये इस डायरेक्शन से आ रही है, ये इस डायरेक्शन से आ रही है. प्रोपेगेशन की डायरेक्शन से हमारा यहाँ पे मतलब नहीं है. हमारा मतलब किसका है? वेक्टर किसके ऐड होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना. तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर किस प्लेन में है हम ये सब नहीं देखते, ऑल्दो हम देख सकते हैं. हमें उतना भी नहीं करना है. बहुत ही आसान सी चीज है कि इन सब की वेव इक्वेशन लिख ली और जो इस समय इसका एम्पलीट्यूड, जो इनका वैल्यू है उस समय वेव की, मतलब जो ई वेक्टर की वैल्यू है उस समय, उन सब वैल्यूज को अलोंग विद देयर साइन ऐड अप करना है. सर. हाँ सर, एक है कीर्ति, उसके अलावा सभी ने अपनी वीडियो ऑफ की हुई है. तो एक बार सभी बच्चे अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लें. उसके बाद अगर कोई ऑफ करेगा तो मैं नाम सजेस्ट करूंगा सर को. उसके बाद आप फिर अपनी हालत के खुद जिम्मेदार होंगे.
प्लीज स्विच सभी ऑन करिए। कैमरा। अनुभा, अरुण कसाना, दीपांशी, सौरभ, सोनाली, सभी अरुण वीडियो ऑन आप करिए। अपना सेक्शन भी रीनेम करके अपने नाम में अपना सेक्शन भी डालिए, अदरवाइज अटेंडेंस देने में बहुत प्रॉब्लम आती है बाद में। अरुण कसाना, दीपांशी, बेटा वीडियो ऑन करो और इसे ऑन ही रहने दो। प्रियंक, सौरभ, सोनाली, उधरवी, बेटा वीडियो ऑन करिए। प्रियंका मलिक, बार बार ऑफ ऑन मत करिए। सोनाली उधर। दीपांशी, सर सोनाली की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। सोनाली, what happened बेटा? You were responding the most in the previous class. क्या हो गया? अपना वीडियो ऑन करिए। I would want you to be in the class, वरना हमको निकालना पड़ता है अगर कोई वीडियो ऑन ना करे, क्योंकि that creates a wrong impression कि whether the student is there or not. तो आपको वीडियो ऑन करना है। You were very responsive in the last class, so अपना वीडियो ऑन रखिए प्लीज। सौरभ, please switch on your video. Janendra, you also. बेटा आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं क्लास में, आपको तो पता ही है कि ये वीडियो ऑन रखना जरूरी है। द गुड थिंग इज यू आर द रेगुलर स्टूडेंट्स, तो अपना वीडियो ऑन रखने में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। चलिए, सोनाली, व्हाट हैपेंड? कैन यू हियर मी? जनेंद्र, कोई इशू नहीं है सर, जो रिस्पांस नहीं कर रहा है आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, रिमूव कर दीजिए और अपने पढ़ाई शुरू करिए। अटेंडेंस उन्हीं की लगेगी जिनकी वीडियो ऑन है। इस तरह से सर आप अपना ही समय खराब करेंगे। ऋषु, स्विच ऑन द वीडियो, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। आपका ऑन था क्योंकि, इसलिए आई एम आस्किंग अगेन। Saurav, I am going to remove you. ओके सर, अभी फाइन है, स्टार्ट करिए, उसके बाद मैं आपको नाम सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। सो सुपरपोजिशन में हम क्या कहते हैं कि जो भी उस समय ई वेक्टर की वैल्यू है उन सबको अलोंग विद देयर साइन ऐड कर देते हैं, राइट? सो ये फेजर वाला एडिशन है, किस डायरेक्शन से वेव आ रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अंडरस्टूड? सो इट इज जस्ट एडिंग द resultant displacement vectorially for all the waves irrespective of from where they are coming. Okay, तो ये बहुत ही यूजफुल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है जो हम इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन डोमिनेंटली इन दो टॉपिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, सो ये मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूं कि यंग ने कोहेरेंट सोर्सेस कैसे प्रोड्यूस किए। उसने क्या किया कि एक पहले पॉइंट सोर्स बनाया और फिर उस पॉइंट, इसके यहाँ पे एक बल्ब भी है, ऑब्वियसली वो दिखाया नहीं है क्योंकि लाइट तो कहीं से आ ही रही है, राइट? नाउ here he created symmetrically two slits. Now these two slits behave like coherent sources. ओके, जबकि सोडियम लैम्प बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो दिस वाज द स्मार्ट अरेंजमेंट डन बाय यंग। व्हाट इज मेंट बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? ठीक है, तो एनीबडी कैन आंसर दैट क्वेश्चन।
सर जिसमें फेज सेम हो। हाँ, एब्सोल्युटली। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे वेव्स आ रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे ऐसे वेव्स आ रहे हैं कहीं से भी, अगर ये सब वेव्स उस समय सेम फेज में है, राइट, तो अगर सेम फेज में है तो व्हाट कैन वी डू, ऑब्वियसली सब सेम फ्रीक्वेंसी के ऑलरेडी हैं, राइट, ये इम्प्लिसिट है, ये इसलिए बार बार उसमें आप देखेंगे डेफिनेशन में नहीं लिखा होता है कि सेम फ्रीक्वेंसी के भी होने चाहिए, क्योंकि वो तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के और सेम फेज है, ठीक है ना। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं कि उनके एम्पलीट्यूड्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसलिए क्योंकि इससे क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है उस वेव का उस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है उसके बेसिस पे आप ये कह ही सकते हैं, क्योंकि मान के चलिए एक ये है A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। मैं भी उधर भी, और अरुण कृष्णा बेटा अपना वीडियो ऑन कर लो। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, A1 प्लस A2 आ जाएगा बाहर, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अंदर रहेगा। क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ओमेगा भी सेम है और फाइव भी सेम है, तभी हम इस तरह से सिंपल एडिशन कर पाते हैं। और इसको, ये एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इन दोनों का सम हो गया, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसकी कंडीशन क्या है, कब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब फेस सेम हो। लेकिन क्या फेस सेम होने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे π/3 था ये फेस। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर ये एक बच्चा आया गुजर नाम से। यस, सो आई विल जस्ट रिमूव द पर्सन। थैंक यू सर। ओके, मान लीजिए यहाँ पे फेज था π/3, तो क्या दूसरी वेव का फेज एग्जैक्टली π/3 होना जरूरी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, या कुछ और होने पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। तो अभी हमने क्या बोला, फेज शुड बी सेम, ये बोला ना हमने, तो इसको थोड़ा रिफाइन करते हैं। सेम क्या होना चाहिए, क्या ये एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, जरूरी है या नहीं। देखिए साइन जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है ना, तो क्या पीरियोडिसिटी है इसकी, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द साइन फंक्शन। कितना होता है ये एंगल, 2π। सो हम क्या बोलेंगे, तो दिस एंगल नीड नॉट बी जस्ट फाइ, इट कैन बी फाइ प्लस 2πn, where n is an integer। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, कंडीशन क्या हो गई, where the phase differs by 2πn। अंडरस्टूड। और अगर हम यही चीज पाथ डिफरेंस की, ये किस टर्म में बोला हमने, फेज को एंगल की टर्म में, एंगुलर। पाथ लेंथ में भी इसका कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम पाथ लेंथ की बात करते हैं तो पाथ लेंथ शुड डिफर बाय पाथ लेंथ कितना डिफर करना चाहिए, n लैम्डा।
इसमें सर फिर से ये गुज्जर नाम का लड़का जो है फिर से ऐड हुआ है। बेटा कौन है? अपना वीडियो ऑन करिए आप और बताइए कि ऑडियो वीडियो ऑन करके बताइए आप कौन है। If your name is wrong, you have to rename yourself. Otherwise, I am going to remove you right away. Hash Gujar, who is this? सर रिमूव कर दीजिए। Path length should differ by n lambda, क्योंकि in distance this is lambda, in angle it is 2 pi. Okay? तो दोनों तरह से हम कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओके इज व्हेन दे आर इन ऑपोजिट फेज। ओके, ऑपोजिट फेज में होंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और ऑपोजिट फेज कब होता है? जब द फेज डिफरेंस is how much? 2n minus 1 pi 2n minus 1 pi. pi, right? 2n minus 1 pi. Why? Because odd values of pi, क्योंकि यहां से यहां तक ये या यहां से यहां तक आप देखिए, it's easier to see from here to here. This is pi degree, pi radians. So pi radians में क्या होता है कि जो ट्रॉफ है, जो क्रेस्ट है, वो ट्रॉफ बन जाता है, और अगर ऐड करेंगे हम तो 0 हो जाता है। अगर दोनों का ओरिजिनल एम्पलीट्यूड सेम है, अलग होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, राइट? और पाथ लेंथ में हम इसको कैसे बोलेंगे? पाथ लेंथ शुड डिफर बाय 2n minus 1 lambda by 2. 2n minus 1 lambda by 2। ओके, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2। ठीक है ना? ये 2n minus 1 इसलिए कि इट सिंपली इज अ वे ऑफ सेइंग ऑड नंबर्स। ओके, सो ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2, हियर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है? ओके, लेट्स कीप मूविंग। Two waves of equal intensity I meet at a point resulting in constructive interference. What is the intensity of light at that point? दो waves आए, इसकी intensity I है, और एक और आया, इसकी intensity I है, and it so happens कि यहाँ पे constructive interference हो गया, तो यहाँ पे क्या intensity होगी light की? ये who is this person? This is really रिमूव कर दीजिए और एंट्री मत दीजिए, वो फिर चला गया, फिर से वापस आएगा, एंट्री मत दीजिए उसे। हाँ सर, वो ऑटो एंट्री मैंने किया हुआ है, वरना स्टूडेंट वेटिंग में रह जाते हैं कभी कभी ना, लेकिन अब मैंने उसको वेटिंग रूम में डाल दिया है। क्या होगा इंटेंसिटी बताइए? प्रियंका, अनुभा, कीर्ति, सोनाली, आप अपना वीडियोस ऑन करिए बेटा, फिर ऑफ हो गए हैं सबके। क्या इंटेंसिटी होगी यहाँ पे? दोनों की इंटेंसिटी आई थी, दो वेव्स की, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो क्या इंटेंसिटी होगी रिजल्टिंग? 3i. How much did 3i. you? You said 3i. देखिए 3 तो कैसे भी नहीं बन रहा है, लेकिन होता क्या है कि रिमेंबर इंटेंसिटीज डोंट एड अप। What adds up? Amplitude adds up. Amplitude adds up. Okay.
तो अब एम्पलीट्यूड एड अप होता है, तो इसका मतलब अगर इसका एम्पलीट्यूड ए था और इसका भी ऑब्वियसली ए था क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो गया 2a, और इंटेंसिटी क्या होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर्ड, सो इट इज 2a squared, which is 4a square, and a square was the intensity of this, so 4i. So the resulting intensity will be 4i. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, 4 गुना ज्यादा हो जाती है, जबकि नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि 2 इंटेंसिटीज आई तो डबल इंटेंसिटी हो जाए, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 4 गुना इंटेंसिटी हो गई, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है कि अगर 4 गुना इंटेंसिटी हो गई, ठीक है, तो जबकि एक्सपेक्टेड क्या था कि डबल हो, तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है? Does this violate the conservation of energy? क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखिए अभी हमने क्या देखा यहां पे कि इंटेंसिटी डबल होने की बजाय कितनी हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है, राइट, एट द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या, लेकिन इंटेंसिटी तो डबल होनी चाहिए थी अगर 2 चीजें मिली, राइट। हमने 2 बल्ब ऑन किए तो डबल इंटेंसिटी से ग्लो करना चाहिए ना रूम, तो लेकिन हो जाती है 4 टाइम्स, तो कि डज इट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? Okay, so the answer obviously to anything of this nature, the answer is no. वो तो आप बिना सोचे बोल ही सकते हैं, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, वो तो गलत हो ही नहीं सकता, राइट। तो आंसर तो नो ही है, वो आपको ना भी रीजन पता हो नो लिख दीजिए। लेकिन रीजन क्या है, रीजन ये है कि केवल पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे 4 टाइम्स हो गई, पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे 0 हो गई, और जो बाकी पॉइंट्स है उन पे कुछ और हो जाएगी, इंटरमीडिएट बिटवीन 4i एंड 0। एक्चुअली अगर हम एवरेज निकालेंगे अक्रॉस ऑल द पॉइंट्स इन द स्पेस, इट विल स्टिल बी 2i। Okay, so there are points of constructive interference and there are points of destructive interference and points of intermediate interference, and the average of all the intensity still continues to be 2i, and hence the law of conservation of energy is not violated. Okay, so that is the answer to that question. If there is a question on conservation of energy with respect to interference, किसी भी वर्ड में क्वेश्चन आए आंसर उसका यूजुअली यही बनेगा, ठीक है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट में, उसकी क्या एक्सप्रेशन है, somebody remembers? So lambda d by d. Yes, so fringe width is, ठीक है, lambda by d into capital D. Okay, this is the distance to the screen. Small d is distance between slits. And lambda is the
wavelength of the light that we are using. फिर ये गुज्जर फिर आ गया. I do not know how to bar him from. So I can only remove him. Anybody knows who is this person? By any chance, anybody knows who keeps entering with Gujar? If anybody knows, please let me know. Okay, so this is the formula for the fringe width in Young's experiment. Okay, यूनिफॉर्म फ्रिंज विड्थ होती हैं, तो चाहे सेंट्रल हो चाहे कोई भी हो, इंटरफेरेंस के केस में यूनिफॉर्म होती है. वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर एनी फ्रिंज विड्थ. ओके, what happens to the fringe widths if the distance between the slits is doubled? So half हो जाएगी. It will become half. If you remember the formula, this is a simple answer. It is halved. What this we have done. What are the shapes of interference lines from a two pinhole source? Okay, एक pinhole था, slit की जगह pinholes हैं. Pinhole है ये दोनों. तो फ्रिंजेस की क्या शेप होती है जो यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न बनेगा? हम ऐसा बताते हैं ना फ्रिंज पैटर्न, तो उसकी क्या शेप होती है जब पिन होल्स होते हैं? यूजुअली हम स्लिट्स बोलते हैं ना, अगर उसकी जगह पिन होल्स है तो क्या ये शेप तभी भी बैंड्स ही रहेंगे या कुछ और हो जाएगी? Anybody can answer that? It is in the book. The question is the answer to this is in the book. Anybody remembers? देखिए, अगर पिन होल भी होता है ना तो ये रफली बैंड्स ही रहते हैं, स्ट्रिप्स ही रहती हैं ऑफ लोअर इंटेंसिटी. अगर ये स्लिट बन जाएंगे यहां पे ऐसे, if they were slits, only the intensity of these lines become more. Okay, तो ये स्ट्रिप्स ही रहती हैं. Another thing that you should remember, okay, is कि ये जो स्ट्रिप्स होते हैं, okay, ये जो स्ट्रिप्स होते हैं हमारे, ये एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग लाइंस नहीं होते हैं. हम इक्विडिस्टेंट लाइंस बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं. इन रियलिटी व्हाट आर दे? What are they in reality? They are hyperbolas. Okay, but you know, they can be approximated to a line to a good amount of distance. जो बहुत बाहर होंगे, they will still look like a hyperbola like this. Okay,
but for ease we consider them as straight line bands, okay, because they are not very oblique hyperbolas, okay, they're pretty much like straight lines, but we should know the real shape is hyperbolic. Now we talked about interference. Now let's talk about a related phenomenon which is called diffraction, okay. So what is diffraction? The bending of light. Yes. Okay, bending of light around the corners of a obstruction, okay, is known as diffraction. So then what are diffraction patterns? वो तो चलिए बात समझ आ गई कि ये एक कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इसमें एक स्लिट है, यहां से कोई लाइट आ रही है, ठीक है ना, ऐसे लाइट आ रही, रेज आए ऐसे, और ये रेज आए तो इस हम सोचते अगर रे ऑप्टिक्स से तो ये सीधे जाने चाहिए थे बस ऐसे, राइट, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन हम बोलते हैं, लेकिन हो क्या जाता है, बिकॉज ऑफ वेव नेचर दे गो लाइक दिस, ठीक है ना, तो ये हो गया, लेकिन व्हाट इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न देन? होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दें तो क्या होगा कि ये ऐसे डिफ्रैक्ट होके गया, और होगा क्या कि यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट आना चाहिए था ऐसा बाय रे ऑप्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन इसकी जगह क्या होता है कि इससे यूजुअली एक बड़ा स्पॉट आता है, पहली बात तो ये है, फिर डार्कनेस आती है, फिर ब्राइट एरिया आता है, फिर डार्कनेस आती है, फिर ब्राइट एरिया आता है, ठीक है, और ये इंटेंसिटी ऑल्दो कम होती जाती है, लेकिन इस तरीके से क्या होता है कि लाइट एरियाज डार्क एरियाज, लाइटेड एरियाज डार्क एरियाज ऑल्टरनेटिंग आते हैं, जो सेंट्रल ब्राइट एरिया होता है, ठीक है, तो इसको ये जो फ्रिंजेस बनती हैं विद द सेंट्रल ब्राइट spot, these are known as the diffraction pattern. So not only does the light bend, but it also creates a diffraction pattern, which is the alternating dark and light areas or bands, okay. In a single slit experiment, the bright spot of light is observed at the where on the screen is it observed is the question, okay. Where on the screen will it be observed? The bright spot? In the center of the screen. This will be the point where the bright spot is observed. It is brightest at the center. Okay, so the answer is center of the screen. In one of the slits in the double slit experiment is closed, what happens? Okay, so double slit experiment है यंग्स वाला, इंटरफेरेंस में जो अभी हमने पढ़ा है, ये इसके पीछे हमारा बल्ब है, राइट। अब क्या किया हमने, इसको क्लोज कर दिया ऐसे, then what will happen? कोरेंट सोर्सेस नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे क्या बन जाएगा? अब पहले तो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था एक, अब वो एक सोर्स हमने बंद कर दी तो ऑब्वियसली इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बन पाएगा, तो यू कैन से इंटरफेरेंस पैटर्न वोंट बी क्रिएटेड, बट दैट्स नॉट द कंप्लीट आंसर। तो क्या होगा यहाँ पे अब? तो क्या होगा कि देखिए अब ये तो बंद कर दिया, लेकिन सिंगल स्लिट तो अभी भी है,
So what has it become now? It has become a single slit experiment. और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या मिलता है हमें? इंटरफेरेंस पैटर्न की जगह क्या मिलता है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में? डिफ्रैक्शन पैटर्न. So what happens? We get diffraction pattern. It's a bit difficult sometimes to write. We get diffraction pattern. Okay, हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा. और अगर ज्यादा एलैबोरेट करने को आता है या ड्रॉ करने को आता है तो यूजुअली सेंटर ऑफ द स्क्रीन से हम बनाते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न, राइट? ऐसे ऐसे बनाते हैं, राइट? लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे. अब कैसे बनाएंगे? सेंटर ऑफ द स्क्रीन शिफ्ट हो गया है क्योंकि एक्चुअली ये लाइट सोर्स है, ये हमारा स्लिट है, तो हमारा सेंटर कहाँ आएगा? ये एक लाइन यहां से बनाएंगे ऐसे स्ट्रेट लाइन, और ये जो है ये हमारा सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो गया. तो रफली इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट यू कैन स्टिल इट्स अप्रोक्सीमेट पैटर्न. क्योंकि अब हमारी जो स्क्रीन है ना वो टेढ़ी है, तो पाथ डिफरेंसेस चेंज हो जाते हैं. तो ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट बोल सकता हूं. Approximately it will look like this. Okay, it will be a diffraction pattern which is slightly shifted on the screen. That's how you can answer the question. Okay, this question I think has even come in the board. Okay, so questions of reasoning do come in the board also. Differentiate between interference and diffraction. Okay, so this question also has appeared in the board exam once. Okay, कि interference और diffraction के बीच में आपको differentiate करना है. So you have to give some points, right? Differentiate कैसे करेंगे? दो कॉलम बना लीजिए. And diffraction. Points बताइए क्या क्या है? इसमें इंटरफेरेंस में तो सेंटर में ब्राइट फ्रिंज होती है, ब्राइट पोर्शन होता है, लेकिन डिफ्रैक्शन में डार्क. नहीं, दोनों में ही सेंटर में ब्राइट होता है. दोनों में ही ब्राइट होता है सेंटर में. देखिए, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 sources. It can be with any number of sources. Okay, with one source or infinite source. It can be with any number of sources, right? तो डिफ्रैक्शन सबसे बड़ी चीज है कि जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज हैं या रैंडम नंबर ऑफ सोर्सेज हैं तो हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं. ठीक है, इसमें इक्वली स्पेस्ड होती हैं फ्रिंजेस. डिफ्रैक्शन में सेंटर पोर्शन ब्राइट कैसे होता है? सेंट्रल पोर्शन टाइम खत्म हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे बनाते हैं हम. देखिए, डिफ्रैक्शन में ऐसे बनाते हैं ना, सेंटर में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होती है. सेंटर में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होती है.